बिल्कुल रिलैक्स रखना है। सो फ्रेंड्स, हमने प्रोलोजोन थेरेपी करके मैनिपुलेट किया। नाउ वी विल सी, बिकॉज मैंने मैनिपुलेशन कर दिया। एफएफडी में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो इमीडिएटली आने लग जाती है। अगर एफएफडी बहुत ज्यादा हो तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आती है। नाउ वी विल आस्क हिम टू बेंड द नी। अब घुटने को मोड़िए, इसको ही मोड़िए। ओके, और मोड़ के देखो उसको। कुछ बेटर लग रहा है आपको? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा एंड न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर दिलीप दास, इज 23 ईयर ओल्ड और ये वेस्ट बंगाल से हमारे पास आए हुए हैं। एक रिसेंट केस अभी मैंने और किया था, पीआरपी के बारे में डिस्कस करूंगा और फिर एसीएल के बारे में हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, क्योंकि बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको एसीएल की सर्जरी हो चुकी है और एसीएल सर्जरी के बाद में उनकी नी की बेंडिंग नहीं आ पाती है या फिर उनको डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है, उस लेवल की बेंडिंग नहीं आ पाती है। अब बेंडिंग नहीं आने का कई सारे कारण होते हैं, जिसका एक कारण ये होता है अगर आपको एसीएल की इंजरी हुई और इंजरी के तुरंत बाद जो है आपकी सर्जरी कर दी गई, क्योंकि वहां पे हीम आर्थरोसिस बन जाता है, उसकी वजह से फाइब्रोसिस होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इसलिए जो हमारा प्रोटोकॉल है और मेरा क्या, ये एक्चुअली इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब हम किसी को इंजरी हो जाए, इफ देर इज कंप्लीट एसीएल टीयर, तो हम लोग 3 to 4 वीक्स पेशेंट को रेस्ट देते हैं पूरा का पूरा, उनको एक्सरसाइजेस देते हैं, आइस पैक्स देते हैं। एक बार सारा का सारा हिमेटोमा क्लियर अप हो जाए, पेशेंट को एटलीस्ट मोर देन 90% बेंडिंग आने लग जाए, मोर देन 90 उनकी बेंड होने लग जाए, देन वी गो फॉर सर्जिकल इंटरवेंशन। तो ये एक मुख्यतः बहुत बड़ा कारण जो देखने को मिला है कि आज इंजरी हुई है, आज पेशेंट आए, 3 दिन बाद ही 2 दिन बाद ही सर्जरी कर दी, तो उसमें फाइब्रस टिश्यू होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इसलिए इसको टाइम देना बहुत जरूरी है। जब एक बार हील्ड हो जाए सारा जी अंदर का, उसके बाद हमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, पोस्ट सर्जरी अगर पेशेंट ने अच्छे से एक्सरसाइजेज नहीं करी है या फिर सही से एक्सरसाइज नहीं सिखाई गई है, तब भी हमें फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है या फिर हमारी एक्सटेंशन लेग डेवलप हो सकता है। तो ये दो कई सारे कारण हैं, उनमें से दो जो मुख्यतः कारण है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। दिलीप जी की सर्जरी हुई थी, ये वेस्ट बंगाल से है, इनकी वेस्ट बंगाल में सर्जरी हुई थी, कंप्लीट एसीएल टीयर था इनको, और सितंबर में 2023 के अंदर आपकी सर्जरी हुई थी, 9 सितंबर को, है ना। अब ये 5 महीने हो चुके जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं, वी आर मेकिंग दिस वीडियो, तो आज हमारे पास तारीख है 21 फरवरी 2024। अभी हमारे पास वेस्ट बंगाल से हैं, दो प्रॉब्लम इनको है। एक तो इनको थोड़ी डिफॉर्मिटी डेवलप हुई है, कंप्लीट फ्लेक्शन अभी तक आया नहीं है। 5 साढ़े 5 महीने के अंदर मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना आ जाना चाहिए, बिकॉज यूजुअली हमारे प्रोटोकॉल्स में जब हम एसीएल को ट्रीट करते हैं, एसीएल की सर्जरी करते हैं, तो हम एवरी वीक जो है पेशेंट की एक्सरसाइजेस का लेवल बढ़ाते चले जाते हैं, और यूजुअली 6 to 12 वीक्स के अंदर पेशेंट की कंप्लीट स्ट्रेंथ और उसकी बेंडिंग आने लग जाती है। पर 12 वीक्स के बाद तो यानी कि 3 मंथ्स के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कंप्लीट तरीके से आ जानी चाहिए। तो इनसे जानते हैं अभी इनकी प्रॉब्लम क्या है, और ये हमारे पास वेस्ट बंगाल से आए हैं गुड़गांव के अंदर, एंड फिर हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। और एसीएल में अगर आपकी एसीएल सर्जरी हो चुकी है और इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या उसको बिना सर्जरी कोई तरीका है जिसको ठीक कर सकते हैं? तो अभी इनसे जानते हैं पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सर पूरा तो बैंड नहीं होता मेरे पैर, हम्म, और थोड़ा सा डिफॉर्मिटी है जो टच पूरा बेड से टच नहीं करता, नहीं नहीं करता, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लैग हो रहा है आपको, है ना। एक्सटेंस एक्सटेंशन, और है, पूरा बेंड नहीं होता है। पूरा बैंड नहीं है। अच्छा, आपको स्टिफनेस भी महसूस होती है, अकड़न महसूस होती है हाँ इसमें? थोड़ा सा होता है। थोड़ा सा अकड़न महसूस हम्म। होता है। आप स्टिक से चल रहे हो अभी भी? नहीं नहीं, स्टिक से तो नहीं चल ठीक से रहे, नहीं नॉर्मल चला। वॉक कर रहे हैं सारी हाँ चीजें? हाँ हाँ सर। ओके। आपको इंजरी कब हुई थी? 2023 को, सितंबर 2023 को। और इंजरी के कितने दिन के बाद ऑपरेशन हो गया था? 1 मंथ के पहले एक महीने। करीब। उस समय तक आपकी बैंडिंग पूरी होने लगी थी, नी पूरा नहीं बेंड नहीं करे, नी नहीं बेंडिंग कितना नहीं, बेंड कर पाए थे लगभग? सिर्फ आधा ही बैंड कर पाता आधा बेंड कर पाते थे? है, 100-110 के आसपास। ठीक है। और उस समय उसके बाद आपने सर्जरी के बाद आपकी एक्सरसाइजेज कितनी लेवल पे करी? अच्छी एक्सरसाइज करी है, हाँ स्ट्रेंथनिंग करी सब सर, आपने? फिजियोथेरेपी भी अच्छे से करिए। फिजियोथेरेपी अच्छे से करी है, हाँ सारी चीज अच्छे से करी है। हाँ। अभी बेंडिंग पूरी आ नहीं पा रही है आपको, हम्म, ना? चलो एक बार चेक करेंगे, और फिर मैं जो मैंने इनको प्रोसीजर एडवाइस किया उस प्रोसीजर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीजिए सर, थैंक यू। ओके, सो दिस इज हिज नॉर्मल नी ऑन द राइट साइड। इसको बेंड करिए पूरा का पूरा। कंफर्टेबल है इसको बेंड करने में? बिल्कुल ठीक है। इस वाले को बेंड करिए। ओके, सो एक तो स्टिफनेस लग रही है, मोड़ते समय आपको डिस्प्ले आ रहा है, और
इससे ज्यादा ये बेंड नहीं कर, इससे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो तो प्रेशर आ रहा है, ज्यादा दर्द बढ़ रहा है या खिंचाव आ रहा है? ओके ठीक है, सो देयर इज ए एक्सटेंड, इससे ज्यादा ये बेंड नहीं कर पा रहे हैं। अब सीधा करते हैं, पहले इसको स्ट्रेट करिए, ठीक है, इसको स्ट्रेट करिए। ओके, तो ये एक्सटेंशन लैग आ रहा है ना, नीचे टच नहीं होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस 5 to 10 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, जिसकी वजह से नीचे टच नहीं पा रहे, जैसे ये पूरा का पूरा टच है। तो आपने खूब एक्सरसाइज करी पर नहीं आ रहा है ये, और आपने मेरे को बताया कि जब मॉर्निंग के अंदर आप उठते हो तो और बढ़ जाती है तकलीफ। ओके, बिकॉज ये कह रहे हैं कि जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो ये डिफॉर्मिटी और ज्यादा इंक्रीज मिलती है। उसका कारण ये है कि जब आप 8-9 घंटे स्लीप पे हैं तो ये पूरा का पूरा स्टिफनेस और ज्यादा डेवलप हो जाती है, टिश्यूज की मूवमेंट नहीं हो पा रही, फिर एक्सरसाइज करते थोड़ी बेटर हो जाती है ना ये। ओके, सो दिस इज फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। अब इसके अंदर हमें, बिकॉज ऑलरेडी सर्जरी कर चुके हैं, ये पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस आई है, इसमें यूजुअली एडहेशंस हो जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू बन जाता है जो आपकी मूवमेंट्स को नहीं होने देता। तो अभी फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक करने का एक ही तरीका होता है, दैट इज सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। वैसे तो सर्जरी तो हमें इसमें करने का मतलब ही नहीं है कि उस लेवल पे है नहीं। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट जो इसके अंदर की जा सकती है, दैट इज प्रोलोजोन थेरेपी। तो इसके अंदर वी यूज और मिक्सअप ऑफ 3 to 4 मेडिसिन विच इज एक्ट एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, और साथ में हम लोग ओजोन ब्लास्ट करते हैं इसके अंदर। अब ओजोन क्या होता है? ओजोन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट गैस है जो एक तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगी, और सबसे बड़ा फायदा जो हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस के अंदर नी फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में इस्तेमाल करते हैं कि जब वो ब्लास्ट करती है तो पूरे के पूरे फाइब्रस टिश्यू को ओपन आउट कर देती है। उसके बाद बहुत ही जेंटल मैनिपुलेशन, एंड क्योंकि सर्जरी हो चुकी है तो हम नहीं चाहते कि किसी भी एसीएल के ऊपर कोई भी प्रकार का कोई भी नुकसान हो, तो वेरी जेंटल मैनिपुलेशन एंड देन फिजियोथेरेपी आगे में चलती है। तो एम ऑफ प्रोलोजोन थेरेपी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन, वो इस ब्लास्ट ओजोन से पूरा का पूरा इस फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक करेगी, और मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज हमारी इंप्रूव हो जाएगी। मैंने बहुत सारे केसेस में जिनके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं हो रखा है तो वहाँ फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज होती है। इवन 20 डिग्री ऑफ फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज हैज इंप्रूव्ड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड। समटाइम्स इट नीड सिटिंग्स, हो सकता है हमें 2, 3, 4 सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़े, पर जिस हिसाब से आपकी डिफॉर्मिटी 5 to 10 डिग्री की है, आई एम होपफुल कि 2 सिटिंग्स आर सफिशिएंट। सो वी आर प्लान्ड, सब कुछ हमारा रेडी है, नाउ वी विल गो फॉर द प्रोसीजर। सर इसके अंदर कोई और ना इसके अंदर कोई हाइड्रोनिक एसिड यूज करें, हम प्रोलोजोन के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे हम नी जॉइंट के अर्थराइटिस में जब यूज करते हैं तो मुझे वहाँ चिकनाहट बढ़ानी है, चिकनाहट बढ़ानी तो मैं हाइड्रोनिक एसिड भी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और सर आपने जो बोला मीडियल साइड में गैप कम होने लगा है, हाँ, उसका उससे कैसे बचे? मिडिल साइड में गैप कम, अभी हमने इनका एक्सरे करा के देखा, पोस्ट ऑपरेटिव के बाद एक्सरे भी नहीं था, तो मिडिल साइड के अंदर थोड़ा अर्थराइटिस, अर्ली अर्थराइटिस डेवलप हुआ। अर्ली अर्थराइटिस के लिए एक तो ओजोन जब हम डाल रहे हैं वही एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑक्सीनेशन को बढ़ाएगी, दूसरा आगे में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, बिकॉज आपकी मसल्स पूरी वीक हो चुकी है ना। तो हम जब भी पोस्ट सर्जरी हमारी क्वाड्रिसेप वीक्स होती है, उसके साथ में वीएमओ वीक्स होती है। जब वीएमओ पे आप स्ट्रेंथनिंग काम करोगे आगे में, डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, तो आप कंप्लीट तरीके से ठीक हो जाएगा, ठीक है। So we are in the joint now. I am injecting the cocktail. This is my ozone. So now after giving this, we will gently manipulate. We will gently manipulate. अंदर से आवाज आ रहा है ओजोन का। ओजोन एक गैस है, पानी के अंदर अगर गैस को डाल दोगे तो कोई बुबले देखे कभी आवाज आती है, बस वही है। सो फ्रेंड्स, हमने प्रोलोजोन थेरेपी करके मैनिपुलेट किया, नाउ वी विल सी, बिकॉज मैंने मैनिपुलेशन कर दिया। एफएफडी में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो इमीडिएटली आने लग जाती है, अगर एफएफडी बहुत ज्यादा हो तो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आती है। नाउ वी विल आस्क हिम टू बेंड द नी। अब घुटने को मोड़िए, इसको ही मोड़िए। ओके, और मोड़ के देखो उसको, कुछ बेटर लग रहा है आपको? हाँ सर। मूवमेंट और बेटर आ रही, खिंचाओ, हाँ रिलैक्स लगा पैर? हाँ, पैर थोड़ा सा रिलैक्स है थोड़ा सा अभी। रिलैक्स है, very good। तो अभी तुम्हें स्टार्ट हुआ प्रोसेस। हाँ अब सीधा करो, हाँ अभी इसको भी सीधा करो। कुछ लग रहा है आपको? बेंडिंग भी स्ट्रेट हुई है, जो आपको टच नहीं हो हाँ, रहा था थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेट हुई है। थोड़ा सा स्ट्रेट हुई है, तो थोड़ा सा स्ट्रेट हुई है, ये फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक कर देता है। जब फाइब्रस टिश्यू ब्रेक हुआ, आगे में एक्सरसाइजेस, तो आपको जैसे मैंने कहा 5 to 10 डिग्री है, यानी कि बहुत ज्यादा एफएफडी नहीं है,
तो लेकिन उसमें भी इम्प्रूवमेंट लग रही है, हाँ थोड़ा लग रही है, थोड़ा सा अभी लग रही है। अभी लग रहा है। मैडम मोड़ो, वेरी गुड, मोड़ो, मोड़ के देखो, वेरी गुड, बेटर है, हाँ सर। बेटर है। पहले खींचने से नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, खुद से खींचो तो। हाँ चलो सीधा करके देखो, बहुत बढ़िया, जा रहा है नीचे। हाँ जा रहा है। पहले जब ऐसे दबाते तो नहीं जाता था, नहीं, अब जा रहा है। अब जा रहा है। तो दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव, वही मैं कह रहा था कि दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव, कि ये इतनी 5-10 डिग्री की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, 120 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी अगर बहुत पुरानी स्टिफ नहीं हो रखी हो तो बहुत आसानी से इसको करेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोलोजोन थेरेपी। और आपकी करी हुई सर्जरी पे इसका किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है। आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे, एक पुराने ट्रोमेटिक केसेस जिनको फ्रैक्चर हो गया था उनकी फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज काफी हद तक ओवर द पीरियड धीरे धीरे करेक्ट होती आ जाती है। सो इट्स ए नॉन सर्जिकल मेथड, बिना सर्जरी के फाइब्रस टिश्यू को रिलीज करने का ओजोन से बेहतरीन ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें हमने ग्रेजुअल मैनिपुलेशन करी है, अगर मुझे रिक्वायर्ड होगा तो मैं 2 से 3 सिटिंग और देके इसको और अच्छे से मैनिपुलेट करके कंप्लीट तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अगर सर्जरी के बाद, चाहे आपने घुटने की सर्जरी कराई है या फिर आपकी चाहे ACL की सर्जरी हुई है, आपको लिगामेंट सर्जरीज हुई है और काफी समय हो चुका है और आपकी फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज है, डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं हो रही है या फिर बेंडिंग पूरी नहीं आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको किसी ट्रॉमा के लिए सर्जरी की गई है और वो अभी बेंडिंग नहीं आ रही है, इस कंडीशन के लिए भी प्रोलोजोन थेरेपी, ओजोन थेरेपी का इस्तेमाल करके फाइब्रस टिश्यू के एडेशंस को ब्रेक किया जा सकता है और बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स कंप्लीट तरीके से इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट महीनों महीनों एक्सरसाइज करते रहते हैं लेकिन वो इंप्रूवमेंट नहीं आती एंड फाइनली पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो दिस कैन बी एडेड, इसके बाद भी एक्सरसाइज करनी है लेकिन इसमें एड ऑन हो गया, और आपका जब एड ऑन होगा फाइब्रस टिश्यू टूट गया, अब पेशेंट को एक्सरसाइज करने में और बेटर बेनिफिट करेगा। इमीडिएटली इनको बेनिफिट फील हुआ है। हाँ, एक बार उनसे बात करते हैं, इमीडिएटली बेनिफिट फील हुआ है, हाँ थोड़ा सा फील होगा। थोड़ा सा फील। और दोबारा मोड़ के देखो, अभी तो काफी देर हो गई, 10 मिनट हो गए, मोड़ के देखो। हाँ मोड़ सर, रहा है, बेंडिंग भी थोड़ा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, हाँ हाँ? और स्ट्रेट भी बढ़ रहा है, हाँ तो सेटिस्फाइड हो रहे हो हाँ कि भाई वहां से आया कलकत्ता से यहाँ पे कुछ इमीडिएटली कुछ तो मिला, हाँ इमीडिएटली कुछ मिला। करेक्शन मिला। हाँ, हाँ तो आगे में एक्सरसाइजेज एंड दीस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करनी नहीं, मैं सब कुछ खुल गया, हमने फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक किया, अब नाउ यू नीड टू डू एक्सरसाइज, इट विल हेल्प यू, ये आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज साइंटिफिक मेथड टू करेक्ट एडेशंस को भी ब्रेक किया जा सकता है जेंटल मैनिपुलेशन के साथ में। तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पोस्ट सर्जरी प्रॉब्लम डेवलप हो गया है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज है, ACL के बाद भी डिफॉर्मिटी आ गई है, आपकी एक्सटेंशन पूरी हो नहीं रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर कर सकते हैं। और आगे भी दोस्तों आपको ऐसी हेल्प टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।